हे हाय एवरीवन। आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया है कि व्हाट इज़ दिस हंट सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट और कैसे ये हंट सीरीज़ यूपीपीसीएस प्री क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट आई वुड से कि इस सीरीज़ से आपको डायरेक्टली 70-80 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट ईयर मैंने ये सीरीज़ यूपीएससी वालों के लिए चलाया था फॉर 2024 प्रीलिम्स एंड बहुत सक्सेसफुल रहा था। सो आई थॉट कि मैं इसको यूपीपीसीएस वालों के लिए भी रेप्लिकेट करता हूँ सो दैट जो ये लास्ट महीना है ना उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाओ। नाउ इस वीडियो में हम आय दृष्टि करंट अफेयर कवर करेंगे थ्रू माइंड मैप्स। आई थिंक कि शायद ही कोई होगा जिसने आय दृष्टि को माइंड मैप के थ्रू कवर किया है। लेट मी शो यू कि माइंड मैप होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दीज आर दी माइंड मैप्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक सेक्शन है करंट अफेयर का, जैसे यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया हो गया। सो इसको हम माइंड मैप के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पॉइंट एग्ज़ाम में आने वाला होता है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम डायरेक्टली उन पॉइंट्स को हिट करेंगे। जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आर्टिकल 2 पेज 3 पेज का होता है, वहाँ से कंटेंट आपको आधे पेज 1 पेज का ही मिलता है, जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। नाउ माइंड मैप से पढ़ाने का रीज़न क्या है, इसके पीछे मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। जिस साल मैंने यूपीपीसीएस क्लियर किया था, आपको पता है कि पहले यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के बीच में, इनके प्री के बीच में गैप बहुत कम रहता है। एंड जो आय दृष्टि है हमेशा एग्ज़ाम के 20-25 दिन पहले आती है। सो इसको 20-25 दिन के अंदर बार बार पढ़ना प्लस 200-250 पेज के फैक्चुअल कंटेंट को याद करना बहुत टफ होता है। एंड बीइंग फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड, बीइंग एन इंजीनियर, आई होप कि जितने इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस बात से आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कोई फैक्चुअल चीज़ याद करना आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा। टेक्निकल चीज़ हो या फिर कोई समझने वाली चीज़ हो, कोई कंसेप्चुअल चीज़ हो, कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट हो, वो आप आराम से समझ लोगे, वो आप आराम से याद कर लोगे। बट जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी टफ हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है उसको करने में। सो आई थॉट कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसके थ्रू हम आय दृष्टि को लास्ट के 10-12 दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएँ। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनको हमको रिटेन करना होता है, याद करना होता है। और एग्ज़ाम में आप देखोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर फैक्ट आएगा। आपसे डेट पूछ लेगा, आपसे थीम पूछ लेगा, कोई स्कीम है तो उस स्कीम का क्या गोल है वो पूछ लेगा, किसको केटर करता है, क्या क्राइटेरिया है वो पूछ लेगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में प्रॉपरली डेटा पूछ लेता है, बजट पूछ लेता है, बजट के प्रॉपर नंबर पूछ लेता है, मिनिस्ट्री के नाम पूछ लेता है। तो ये सारी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, सिर्फ एक बार पढ़ने से याद नहीं होती हैं। इनको याद करने के लिए आपको बार बार गो थ्रू करना होगा, और आपके पास लास्ट महीने में इतना वक्त नहीं होता कि आप 200 पेज को बार बार गो थ्रू करो। सो आई डिसाइडेड कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे जो फैक्ट है वो फैक्ट भी याद रहे, प्लस उसका आगे भी यूज़ हो पाए। आगे कैसे यूज़ हो पाए, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे आपने आय दृष्टि पढ़ा, एंड आई नो कि सभी लोग आय दृष्टि पढ़ रहे होंगे, बट इसको पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसको प्री तक ही रखते हैं, इसका यूज़ हम मेंस में नहीं करते हैं। लेकिन आय दृष्टि का काफ़ी यूज़ आपको मेंस में भी आएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, जैसे ये एक न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स 7 स्कीम टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। ये आपके GS3 का जो एग्रीकल्चर पार्ट है, वहाँ पे ये एज अ वैल्यू एडिशन काम आ सकता है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। तो जो भी चीज़ें आप आय दृष्टि में पढ़ते हो, आप आखिरी महीने पूरा हार्डवर्क करके बहुत फैक्ट्स याद करते हो, लेकिन प्री के बाद आप उसको बिल्कुल भूल जाते हो। बट अगर हम माइंड मैप से चीज़ों को पढ़ेंगे, हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ये हमारा प्री में भी काम देगा, प्लस ये हमारा मेंस में भी काम देगा। एंड दिस सेकेंड थिंग इज़ कि ये चीज़ जो है आपको एक्टिव रिकॉलिंग में बहुत हेल्प करेगा। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में इसकी बात की है। देखो जब भी हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने बैठते हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस को देख के हमको ये पता करना होता है कि इसका सही आंसर क्या है। आपको क्या करना होगा कि जो चीज़ आप एग्ज़ाम में करते हो, सेम चीज़ को आपको एग्ज़ाम से पहले सिमुलेट करना है। उस कंडीशन को, उस एनवायरनमेंट को, वहाँ पे बैठ के आंसर याद करने का जो प्रोसेस होता है, आपको एग्ज़ाम से पहले ही करना होता है। और इस चीज़ को आप रेप्लिकेट करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो बहुत आराम से जाके एग्ज़ाम में आप फैक्चुअल चीज़ों को करेक्ट कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा।
लगता तो है कि पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बट एग्जैक्टली क्या होता है सही वो नहीं पता चलता हमको। सो आप इस PDF को एज ए एक्टिव रिकॉलिंग PDF भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल एक आपका टॉपिक है सेमीकॉन इंडिया 2024। जब आपको इसको रिवाइज करना होगा तो आप क्या करना, इस PDF को खोल लेना, इस पूरे पार्ट को आप हाइड कर देना, छुपा देना, चाहे यहाँ पे अपना हाथ रख लेना, चाहे यहाँ पे अपना कॉपी रख लेना, और सेमीकॉन इंडिया हेडिंग देख के सिर्फ आप ये रिकॉल करना कि इस टॉपिक में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इसको किसने इनॉग्रेट किया है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके की फीचर्स क्या आते हैं, ये आपको सिर्फ रिकॉल करना है। और इस तरह से जब आप रिकॉल करोगे तो जो आपका फॉरगेटिंग कर्व है, जो भूलने का आपका टाइम है, जो भूलने का आपका वक्त है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस PDF को आप सिर्फ 3-4 बार भी पढ़ के बहुत अच्छे से सब कुछ रिटेन कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इस PDF को मेरे साथ पढ़ना है। इस लेक्चर को अपलोड करने से पहले ही मैंने इस PDF को अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप सबसे पहले जाके इस PDF को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस माइंड मैप के PDF को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, एंड डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ आप पढ़ते जाओ, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। प्लस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कराऊंगा कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्स को आप अच्छे से याद करो, ये फैक्ट जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तो एडिशनल पॉइंट्स प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इस PDF को पढ़ाते पढ़ाते आपको बताते रहूँगा, उसको आपको ऐड करना है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा आप क्या करना कि तुरंत इसको रिवाइज़ कर लेना। ये नहीं कि मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर आप इसको कल परसों रिवाइज़ करो, ऐसा मत करना। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आधे या 1 घंटे बाद इस PDF को उठाना और PDF को फिर से रिवाइज़ कर लेना। और इसके बाद जो आपका तीसरा रिवीजन रहेगा वो एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू रहेगा। जो मैंने आपको बताया ना कि आप एक टॉपिक उठाना और टॉपिक का जो कंटेंट है वहाँ पे आप हाथ रख लेना, पेज रख लेना, उसके बाद बस याद करना कि टॉपिक में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। और ये पर्टिकुलर PDF आपको प्री में भी हेल्प करेगा प्लस मेंस में भी हेल्प करेगा। नाउ घटना चक्र की आय दृष्टि को मैं 5-6 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। आपने घटना चक्र देखा होगा तो अलग अलग पार्ट्स में आय दृष्टि को डिवाइड किया गया है। जैसे नेशनल अफेयर्स हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स होता है, इकोनॉमिक अफेयर्स, एनवायरनमेंट अफेयर्स, UP करंट अफेयर्स, ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हम अलग अलग पार्ट में पूरी आय दृष्टि को कवर करेंगे थ्रू माइंड मैप। सेकेंड थिंग इज़ कि जो UP करंट अफेयर है उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा थ्रू मैप। अगर आपने लास्ट ईयर का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने UP करंट अफेयर को मैप के थ्रू कराया था। और मैप के थ्रू कराने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ईजिली, पहली बात तो आप UP का मैप समझ लेते हो, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको UP का ज्योग्राफी पता होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, किससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको चीज़ें बहुत ही ऑर्डरली याद रहती हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में याद रहती हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट को पढ़ोगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर को पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम में मान लो क्वेश्चन घुमा के भी आता है या फिर एग्ज़ाम में 4 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं आसपास वाले, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहती। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ाऊँगा बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है तो सिर्फ जो एग्ज़ाम में आने वाली बात है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उन पे फोकस करना है। हमको हमारा इनपुट टू आउटपुट रेशियो को बहुत मैक्सिमाइज़ करना है। आपने UP PCS का PYQs देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, तो हम सिर्फ उनको हिट करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं जो है आपका सेमीकॉन इंडिया 2024। नाउ सेमीकॉन इंडिया 2024 जो है वो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। कब से कब तक हेल्ड हुआ था? तो 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। कहाँ हेल्ड हुआ था? इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा। तो ये प्लेस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इनॉग्रेट कौन किया था? तो ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इसके बाद देखो नाम से ही ये जाहिर है कि ये किससे रिलेटेड है। सेमी मतलब सेमी कंडक्टर। क्या थीम था? तो थीम देख लेना, शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर, ये इसका थीम था। देखो थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासकर इंडिया का फोकस सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है सेमी कंडक्टर में? तो 20% ऑफ सेमी कंडक्टर डिज़ाइन जो है ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया का 20% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। ये आपके मेंस में काम देगा, मेंस में एज ए वैलिडेशन काम देगा। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है, मेन एरिया क्या है? ये 3 स्कीम्स हैं, सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स,
सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये 3 स्कीम है जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ये 3 फोकस एरिया हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना कि जो सेमीकॉन इंडिया 2024 का इवेंट हुआ है वो साउथ एशिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इवेंट है। ठीक है, साउथ एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं है, साउथ एशिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इवेंट है। इसके साथ 2-3 फैक्ट आप और ऐड कर लो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। पहला फैक्ट आप ये ऐड करो कि इंडिया और यूएस से मिलके जो सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है उसको रोबस्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए और ज़्यादा ग्रो करने के लिए इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इस फंड का नाम याद रख लेना। और कौन कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड यूएसए। ये आपका हो गया सेमीकॉन इंडिया 2024। नाउ नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स 7 स्कीम टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। यहाँ पे आपको मोटा मोटा ये देखना है कि कब ये अप्रूव हुआ। तो देख लो कि 2 सितंबर 2024 को अप्रूव किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से यहाँ पे जाहिर है कि इम्प्रूव्स फार्मर लाइफ, इम्प्रूव्स फार्मर इनकम एंड लाइवलीहुड। कितना आउटले है, 14,235 करोड़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नंबर याद रखना, कई बार पूछ लेता है। स्कीम्स यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन से स्कीम्स आते हैं और कौन कौन से स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग कृषि विज्ञान केंद्र, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नाम से सब कुछ जाहिर है कि किस मिशन में किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहा है तो यहाँ पे डिजिटली मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को बिल्ड करना होगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद यहाँ देखो क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको क्लाइमेट रेजिलियंस बनाया जाएगा और फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी बाई 2047। ये डेट याद रखना, ये कट ऑफ ईयर याद रखना कि फूड सिक्योरिटी बाई 2047। ठीक, इसके बाद एग्रीकल्चर एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, बाई अलाइनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे एनिमल हेल्थ पे फोकस रहेगा, डेयरी प्रोडक्शन डेयरी टेक्नोलॉजी पे फोकस रहेगा, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उन पे फोकस रहेगा, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना रहेगा। जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, मशरूम क्रॉपिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, स्पाइस की क्रॉपिंग हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, तो यहाँ पे उन पे फोकस रहेगा। इसके बाद कृषि विकास केंद्र को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि जो KVKs हैं, कृषि विकास केंद्र जो हैं वो एग्रीकल्चर रिसर्च में हेल्प करते हैं, वो एग्रीकल्चर एजुकेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको मैनेज करना। फॉर एग्जांपल हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं ना कि हमको नेचुरल रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना है कि हम भी यूज़ कर ले और हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर ले। ठीक है, तो इस पूरे 7 मिशन का जो सिग्निफिकेंस है क्या है, एम टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर थ्रू रिसर्च, एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे आप स्कीम याद कर लेना। ठीक, इसके बाद कितना आउटले हुआ ये देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और लोकल बॉडीज़ में, तीनों जगह एक साथ इलेक्शन कराना। ठीक है, ताकि पैसा बच पाए, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बच पाए। जो सरकारी कर्मचारी, जो टीचर लगे रहते हैं अपना मेन काम छोड़ के इलेक्शन की ड्यूटीज़ में, जो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन वर्किंग आवर होता है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। नाउ इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और किसकी रिकमेंडेशन में इसको अप्रूव किया गया है, तो हाई लेवल कमेटी लेड बाय रामनाथ कोविंद। नाम याद रखना, श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसने रिकमेंड किया था वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ देखो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है इसको 2 फेज़ में कराया जाएगा। पहले फेज़ में क्या होगा कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन को अलाइन किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा। और दूसरा क्या होगा, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को 100 दिन के अंदर, फर्स्ट फेज़ के 100 दिन के अंदर कराया जाएगा। तो इन 2 फेज़ में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या पहले कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था, तो हाँ हुआ था 1951 में और 1967 में। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने भी रिकमेंड किया था, तो
कई बार बहुत सी कमिटीज़ बनी हुई है, जैसे लॉ कमीशन ने अपने 170 रिपोर्ट में इसको रिकमेंड किया है। 79th पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था, तो आप इतना याद रखना। इसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं सबको आपको देखना है। सबसे पहले किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ ने, महुआ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आती है। दूसरा, ये स्कीम किसके लिए है, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए। ये स्कीम किसके लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रोड साइड में ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, ये स्कीम उनके लिए है। और इसी स्कीम के लिए एक इवेंट कराया गया था, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, ये इवेंट का नाम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, बस यहाँ पे आप ना पीएम स्वनिधि स्कीम क्या होता है उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो यहाँ फैक्ट्स दिए गए हैं उसको आप देख लो। जैसे प्रेज अवार्ड दिया गया था, प्रेज अवार्ड स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड है, तो प्रेज अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, एमपी। लार्ज स्टेट में एमपी आता है, स्मॉल स्टेट में लद्दाख आता है। यहाँ पे यूपी का क्या नंबर है, तो यूपी का नंबर जो है वो 22वां है, इसको याद रखना। प्रेज अवार्ड किससे रिलेटेड था, तो स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड। नेक्स्ट, स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन, तो ये कैंपेन है, कब से कब तक चला था, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आता है, इसीलिए तब तक कट ऑफ डेट था। थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये थीम याद रखना। ऑब्जेक्टिव देखो ये सारे जो है ना, ये मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पिलर कौन कौन से हैं देख लेना, टाइम बाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिनेस टारगेट यूनिट्स, श्रमदान, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वच्छता जल भागीदारी, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यहाँ पे होगा अभियान, पीएम आशा, शॉर्ट फॉर्म याद रखना पीएम आशा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर रिन्यूमरेटिव प्राइजेस फॉर फार्मर, तो पीएम आशा किससे रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड, ताकि उनको अपने क्रॉप के लिए, उनको अपनी फसल के लिए रिन्यूमरेटिव प्राइजेस मिल पाए। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, देखिए लॉन्च डेट नहीं है एक्चुअली, 18 सितंबर 2024 को पीएम ने कहा है कि ये स्कीम को आगे के लिए कंटिन्यू किया जाए। इस स्कीम के अंदर कौन कौन से स्कीम कवर होते हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, किसका किसका, पल्सेस का, ऑयल सीड्स का एंड कोपरा का। पीओसी का किसके थ्रू, नेशनल एजेंसीज, याद रखना सेंट्रल नोडल बॉडीज़ के थ्रू पीओसीज का फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, बट किसके हेल्प से, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। इसके बाद दूसरा क्या है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, ये बेसिकली ऑयल सीड्स के लिए एमएसपी है, इसको आप ऐसे समझ लो जैसे दाल चावल या फिर 22 क्रॉप के लिए हम एमएसपी देते हैं ना, 22+1 शुगर केन के लिए हम लोग एफआरपी देते हैं, उसी तरह ये ऑयल सीड्स के लिए एमएसपी है। लास्ट वन क्या है, पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम, PPS। इसमें क्या है कि ऑयल सीड के प्रोक्योरमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व किया जाएगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, इसलिए यहाँ पे देखो प्राइवेट लिखा है। तो 3 इसके कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट याद रखना। प्राइस सपोर्ट स्कीम, यहाँ पे फिजिकल प्रोक्योरमेंट होगा। प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम क्या है, यहाँ पे ऑयल सीड के लिए एमएसपी दिया जाएगा। और बाकी PPS क्या है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व किया जाएगा ऑयल सीड के प्रोक्योरमेंट के लिए। क्यों होगा इंपॉर्टेंट, हमने अभी देख लिया कि ये फार्मर को हेल्प करेगा, फार्मर को सपोर्ट करेगा, उनकी फसल के लिए उनको सही दाम मिल पाए। नेक्स्ट वन इज़ लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। सिर्फ यहाँ पे आप मेनली नाम याद रखो और डेट याद रखो, कब बनाया गया है, जनवरी 2024 में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, नुब्रा वैली, ज़ांस्कार, कारगिल, द्रास और लेह, ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट हैं। नाउ लद्दाख जो है वो 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये एक मेंस का टॉपिक है, इसको आप मेंस के लिए देख सकते हो, बट मोटा मोटा मैं समझाऊँ तो अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए, अपना जो यूनिक कल्चर है उसको बचाने के लिए उन्होंने 6 शेड्यूल का डिमांड किया है। अब पॉलिटी में पढ़ते होगे ना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, उसको आप रिवाइज कर लेना, वो पूछा जा सकता है इससे रिलेट करके ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट अलाउ फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST। बेसिकली SC ST में जो कोटा सिस्टम है कैसे काम करेगा, किसको कितना कोटा मिलेगा, उसके लिए ये वर्डिक्ट है। तो 7 जजों की बेंच है, इंपॉर्टेंट है कि ये 7 जजेस बेंच है, इसको याद रखना। 7 जजेस की बेंच ने 6(1) की वर्डिक्ट से बताया है कि SC ST में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि SC ST जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, उसमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो एफ्लुएंट हैं। तो जो ग्रुप ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं
उनको आप कुछ एक्स्ट्रा कोटा दो। इससे पहले 2004 में, ये लिख लेना, 2004 में ईवी चिन्हैया केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि SC ST जो है वो होमोजीनियस ग्रुप हैं और इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जो 2004 का जजमेंट था ना, उसको ये ओवरटर्न करता है। इसमें ये बोला गया है कि आप SC ST को सब कैटेगराइज कर सकते हो। तो जो ईवी चिन्हैया है वो कितने जजेस का बेंच हो सकता है? देखो, जो ये सब क्लासिफिकेशन वाला केस है, इसको ओवरटर्न करने के लिए कितने जज लगे? 7 जजेस की बेंच लगी ना, तो इसका मतलब ये 5 जजेस का होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए हमको उससे बड़ी बेंच चाहिए होती है। तो जैसे 7 जजेस की बेंच हुई, इसको ओवरटर्न करना होगा तो 9 जजेस की बेंच बनेगी। नाउ ये डिसीजन जो है वो 6-1 से मेजॉरिटी से आया है। तो एक डिसेंटिंग जज कौन थे? उनका नाम था बेला त्रिवेदी। उनका नाम था बेला त्रिवेदी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट वन देखो, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसको एंटी चीटिंग एक्ट भी बोलते हैं। कब ये पास हुआ है? यहाँ पे डेट गलत है। पास ये हुआ है फेब 2024 में, और इम्प्लीमेंट कब से होगा? तो जून 21, 2024। याद रखना कि आप पार्लियामेंट से कब पास हुआ है, तो फेब 2024। यहाँ पे फेब है, इसको मैं बदल दूंगा, फेब है। और कब से इम्प्लीमेंट होगा, कब से फोर्स में आएगा? तो जून 21, 2024 से। ये दोनों डेट याद रखना। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट एंड पेनलाइज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। कौन कौन से पब्लिक एग्जामिनेशन हो गए? तो शेड्यूल में 5 पब्लिक एग्जामिनेशन दिया गया है, उसको याद रखना आप। UPSC हो गया, SSC, RRB, IBPS और NTA। ये 5 एग्ज़ाम है जो शेड्यूल में दिया गया है, तो इसको याद रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और इतना ही है यहाँ पे। बाकी ये सब जो है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। इस बार UPSC में क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट वन इज़ इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। ये इवेंट कहाँ हुआ था? तो राजगीर, बिहार। प्लेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब हुआ था? तो जून 19, 2024। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। नालंदा की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। किसने बनवाया था? तो गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त ने। कब बनाया था? 427 में। इसके रूइंस को किसने डिस्कवर किया था? तो फ्रांसिस बुचानन 1812 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसको रीओपन कब किया गया था? तो 2014 में पहला बैच बना था। जो न्यू कैंपस है उसको किसने डिज़ाइन किया है? BB दोशी ने। नाम याद रखना कि BB दोशी ने इसको डिज़ाइन किया है। और ख़ास बात क्या है? तो ये नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है, इको फ्रेंडली कैंपस है, नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ लोकसभा इलेक्शन। तो देखो, लोकसभा इलेक्शन में बहुत कुछ हुआ है, और आप EYQs उठा के देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। जो फैक्ट यहाँ दिया गया आप एक बार इसको पढ़ लेना, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024। बस आप ये देख लो कि नंबर ऑफ़ सीट्स कहाँ पे कितनी है, ठीक है? कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ था? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल सीट आंध्र प्रदेश में कितनी है? तो 175। ये सीट याद रखना, कई बार पूछ लेता है, आप देखोगे PYQs में तो पूछ लेता है। आप इसके साथ ये भी देख लेना कि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इसकी। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 147। नेक्स्ट वन इज सिक्किम। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें। और अरुणाचल में कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें। सबका आप देख लेना कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है? ये पूछता है। इसके बाद असेंबली इलेक्शन 2023 वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो आपने ऊपर देखा है ना कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और टोटल सीट असेंबली में कितनी, वो देख लो। जैसे मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? 230। राजस्थान में 199। छत्तीसगढ़ में 90 हैं। तेलंगाना में 119 है। मिज़ोरम में 40 है। ये देख लेना। और राज्यसभा में कितनी सीटें, ये देख लेना। नेक्स्ट, रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम। तो कवच सिस्टम किससे रिलेटेड है? रेलवे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने से। तो ये इंपॉर्टेंट है। कवच सिस्टम पूछ सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में है, तो किससे रिलेटेड है? तो रेलवे एक्सीडेंट से है। किसने इसको डिज़ाइन किया है? तो RDSO ने, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। बाकी ये सारे फैक्ट्स जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसने डिज़ाइन किया है और किससे रिलेटेड है, ये देखना। नेक्स्ट वन इज़ सुप्रीम को जजमेंट ऑन EVM VVPAT वेरिफिकेशन। इस न्यूज़ का सार यही है कि बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया था कि जो EVM मशीन है उसकी सैंक्टिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्गूमेंट को डिसमिस कर दिया है और ये अपहेल्ड किया है कि जो इलेक्शन होगा वो EVM के थ्रू ही होगा। किस केस में अपहेल्ड किया है? तो ADR वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस। इस केस का नाम याद रखना बस। इसके पहले एक और न्यूज़ थी, वो पोस्ट ऑफिस एक्ट से रिलेटेड है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 नया आया है,
वो किसको रिप्लेस करेगा? तो 125 साल पुराना जो हमारा पोस्ट ऑफिस एक्ट है, जो कब आया था, 1898 में आया था, उसको रिप्लेस करेगा। तो बस ये डेट याद रखना कि जो पुराना पोस्ट ऑफिस एक्ट था वो कब आया था, 1898 में। क्योंकि यूपी पीसीएस में कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुराने एक्ट है ना, उनको मैच द कॉलम में दे देता है, और ये 125 साल पुराना एक्ट है, तो हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। आपने पॉलिटी में मल्टीपल राइट्स पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड ये भी राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को रिकग्नाइज़ किया है। बेसिकली इस राइट का जो बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से आता है, आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ये आपका DPSP हो गया, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, मान लो क्वेश्चन ये आएगा कि ये किससे रिलेटेड है, किससे डिराइव करता है, तो फंडामेंटल राइट से भी अपनी पावर को डिराइव करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी और DPSP से भी। नेक्स्ट वन देखो, ये सारे की पॉइंट्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड एक पंचामृत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 प्लेज है, उसको हम लोग पंचामृत कहते हैं। उन 5 प्लेज के जो टारगेट्स हैं उनको आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट क्या है, अचीविंग नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाई 2030। तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट हमको कब तक अचीव करना है, 2030 तक। पहला टारगेट ये है। दूसरा टारगेट ये है कि 50% हमारा टोटल एनर्जी नीड जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए बाई 2030, ये दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट ये है कि कंट्री का टोटल कार्बन एमिशन जो है वो 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर देना है बाई 2030। ये सारे कट ऑफ डेट याद रखना, ये पूछ लेता है कट ऑफ डेट कब तक रिड्यूस करना है और कितना रिड्यूस करना है। चौथा क्या है, डिक्रीजिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इकॉनमी बाई 45% बाई 2030, ठीक है, बेस्ड ऑन 2005 के लेवल। मतलब यहाँ ध्यान रखो कि ये कार्बन इंटेंसिटी की बात कर रहा है। जो कार्बन इंटेंसिटी हमारा 2005 में था उसका 45% हमको 2030 तक कम कर देना है। इसके बाद पाँचवा क्या है, तो अचीविंग ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। देखो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन मतलब क्या होता है ना, कि जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं, जितना हम रिलीज़ कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये हमारा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। इसको अचीव करने का गोल कब तक है, तो 2070 तक। ये पंचामृत जो है ना, इसके 5 टारगेट याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ सेंटर नोटिफाइड रूल्स फॉर CAA इम्प्लीमेंटेशन। एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं मैं बहुत एडिशनल पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ, तो सिर्फ PDF देख के मत छोड़ देना, इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि PDF में मिस हो गई हो, बट वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नाउ CA के बारे में तो सब कोई जानता है, तो सेंटर ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CA के रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। 11 मार्च 2024 ये नोटिफिकेशन डेट है, इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड आप सबको पता है कि CA एक्ट कब पास हुआ था, डेट याद रखना, दिसंबर 2019 में पास हुआ था। और किस दिसंबर को पास हुआ था, दिसंबर का दिन भी याद रखना कि 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था। किससे रिलेटेड है, तो नाम से ही जाहिर है कि जो माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में रहती हैं, जिनको परसिक्यूशन का खतरा है, उनको सिटीज़नशिप देने से। मतलब यहाँ बेसिकली किन की बात हो रही है, तो हिंदू की, सिख की, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन। यहाँ पे मुस्लिम नहीं है, बिकॉज यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुस्लिम नहीं है। तो वो माइनॉरिटीज़, यहाँ जितने माइनॉरिटीज़ दिए गए हैं इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए होंगे, उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगा। कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, जो ILP एरियाज़ है वहाँ अप्लाई नहीं होता है, और जो एरियाज़ 6 शेड्यूल में आते हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये 2 एक्सेप्शन याद कर लेना। 6 शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, तो याद रखना ATM विदाउट मनी। मनी क्या हो गया, मणिपुर हो गया। तो मणिपुर नहीं आता, बाकी आसाम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मिज़ोरम आता है। ये आपका हो गया 6 शेड्यूल का एरिया। बाकी ILP में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं जहाँ पे आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम। ये आपका ILP एरिया हो गया। तो एरिया का नाम भी याद रखना कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं और ILP में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। नाउ ये लॉ क्या कर रहा है कि जो सिटीज़नशिप लेना थ्रू नेचुरलाइजेशन, जो पहले हमको 11 साल रहना पड़ता था इंडिया में, उसको कम करके 5 साल कर दिया गया। इसीलिए कट ऑफ डेट देखो 2014 रखी गई है,
क्योंकि ये लॉ कब आया 2019 में, तो 2014 से 2019 कितना हुआ, 5 साल हुआ, इसीलिए ये माइनॉरिटीज़ नागरिकता इंडिया ले सकते। नेक्स्ट वन देखो, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये काम का नहीं है। देखो जो भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग वाले न्यूज़ होते हैं ना, नॉर्मली वो क्वेश्चन यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस कहीं नहीं पूछा जाता, तो इसको आप छोड़ दो, ये काम का नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टेंटेटिव साइट्स हैं उनके नाम आप याद रख लो। ग्वालियर फोर्ट, दामनार केव्स, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली, खूनी बंदारा, गॉन मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे है, मंदरा डिस्ट्रिक्ट। ये 6 एमपी के साइट्स हैं जिनको यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो टोटल देखो यहाँ पे 43 है। आप लोग आय दृष्टि में भी करेक्ट कर लेना, 42 नहीं 43 हैं। लेटेस्ट कौन सा है तो मोइदाम्स। ये क्या है मोइदाम्स, तो जो अहोम डायनेस्टी है उनका जो बरियल साइट है उसको मोइदाम्स कहते हैं। कहाँ पे है ये, तो आसाम में है। लेटेस्ट है ये 2024 में जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट जो है 2024 वाला है, ये मोस्ट रिसेंट नहीं है। एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड करना कि जो भोजेश्वर महादेव टेम्पल है, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, इसको हम लोग सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। सोमनाथ ऑफ ईस्ट किसको, भोजेश्वर महादेव टेम्पल को। नेक्स्ट वन देखो, भारत रत्न अवार्ड 2024, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। आप अभी लिख लो कि इससे क्वेश्चन आना ही है। कब अनाउंस किया गया था, 9 फेब 2024 को अनाउंस किया गया है। किसको किसको मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। 4 लोगों को पोस्ट्ह्यूमस मिला है, मतलब उनके जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद मिला है। किसको किसको पोस्ट्ह्यूमस मिला है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, एमएस स्वामीनाथन जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को, इनको पोस्ट्ह्यूमस मिला है। बाकी 5 में कौन है, तो एल.के. आडवाणी। इन 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये आप देख लो, यहाँ पर लिखा गया है। पीवी नरसिम्हा राव को हम लोग 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जानते हैं, एलपीजी रिफॉर्म। एमएस स्वामीनाथन को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जानते हैं। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो 5th पीएम ऑफ इंडिया थे, 5वें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। एल.के. आडवाणी 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखना आप। कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में, दबे कुचले लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनको इसीलिए जन नायक भी कहा जाता है, याद रखना कि इनको जन नायक भी कहा जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन इज़ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो स्कीम बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहती हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनको याद कर लो आप। तो सबसे पहले ये वर्डिक्ट कब आया, 15 फेब को आया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया। कितने जजेस की बेंच थी, तो 5 जजेस की बेंच थी। किसने हेड किया था, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ये बॉन्ड हमारा कौन सा राइट वॉयलेट कर रहा था, तो आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू इन्फॉर्मेशन का। आरटीआई इंपॉर्टेंट है, आरटीआई का हमारा जो राइट है उसको वॉयलेट कर रहा था ना। देखो सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी एक्ट की बात करती है, किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है, तो वहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट काफ़ी तरीके के टेस्ट अप्लाई करती है उसकी फेयरनेस के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को वायलेट कर रहा है। जो 2 हमारा राइट है, एक है राइट टू प्राइवेसी और दूसरा राइट है हमारा राइट टू ट्रांसपेरेंसी या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको वेटेज दिया है ना। हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। कब ये स्कीम आया था, तो 2017 में आया था। यूनियन बजट में इसको प्रेजेंट किया गया था। और ये स्कीम लॉन्च कब से हुआ था, तो 2 जनवरी 2018 से ये लॉन्च हुआ था। कहाँ से आप ये बॉन्ड ले सकते थे, कौन सी बैंक इशू करती थी, तो एसबीआई इशू करती थी। किस डिनोमिनेशन में, तो 1000 के, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये डिनोमिनेशन आप थोड़ा याद रखना, बाकी कब ये लॉन्च हुआ था ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। ना आप ये कमेंट करो कि यूसीसी हमारे किस आर्टिकल में आता है। बहुत ईजी है और कमेंट करना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूसीसी के क्या की प्रोविजंस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये सारे मेंस के टॉपिक्स हैं, इनको आप मेंस में देखना। बस 2-3 चीज़ें जान जाओ। पहली चीज़ ये है कि उत्तराखंड जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बन गया जहाँ पे यूसीसी को पास किया गया, इंडिपेंडेंट इंडिया का। बट अगर ये बोला जाए कि इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जहाँ पे यूसीसी पास हुआ है, तो वो गोवा है। गोवा सिविल कोड जो है उसको आप कह सकते हो कि पोर्चुगीज सिविल कोड जो 1867 में आया था, वो एक तरीके का यूसीसी ही था ना। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, अभी आप देखोगे ना तो अलग अलग धर्म में, मतलब मुस्लिम का जो
मैरिज का लॉ है, मुस्लिम में जो डाइवोर्स का लॉ है, जो क्रिश्चियन में इनहेरिटेंस का लॉ है, अलग अलग रिलीजन में जो कॉमन लॉज हैं वो अलग अलग हैं। बट यूसीसी के थ्रू क्या रहेगा कि एक कॉमन लॉ रहेगा, मैरिज के लिए कॉमन लॉ रहेगा, इनहेरिटेंस के लिए कॉमन लॉ रहेगा, डाइवोर्स के लिए, अडॉप्शन के लिए, इन सब के लिए कॉमन लॉ रहेगा। यहाँ पे आप डेट याद कर लो, 7 फ़रवरी 2024, जब उत्तराखंड की लेजिस्लेचर ने यूसीसी के एक्ट को पास किया है। और सबसे पहला स्टेट कौन सा था, तो वो गोवा था। नेक्स्ट वन इज़ अयोध्या राम मंदिर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं देखना है, कुछ मोटा मोटा फैक्ट देख लो। जैसे कि राम मंदिर में जो राम जी का आइडल है वो किसने क्राफ्ट किया है, तो अरुण योगीराज, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप देख लो। बाकी टेम्पल आर्किटेक्ट क्या है, तो नागरा स्टाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। कितना मंडप है, तो 5 मंडप है, और इस मंदिर को पंचेतन स्टाइल में बनाया गया है। बस इतना फैक्ट याद कर लो, बाकी ये थोड़े पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। 2023 का अवार्ड दिया कब गया था, 2024 में दिया गया था। कौन होस्ट करता है, तो महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। थीम क्या था इसका, तो वेस्ट टू वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अवार्ड किसको मिला था, कौन टॉप रैंकर है, बस उसको देख लो। क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो इंदौर का, कई साल से इसको ही मिलते आ रहा है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट महो कैंटोनमेंट, और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप के 3 सिटीज़ कौन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, तो पहला इंदौर हो गया, दूसरा सूरत हो गया। 1 लाख से नीचे वाले में कौन है, तो ससवाद हो गया, और दूसरा पतन हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप के 3 स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, एमपी, छत्तीसगढ़। टॉप वाला याद रखो कि टॉप कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। नहीं तो नॉर्मली मान लो ऑप्शन में गुजरात आता है तो हमको लगता है गुजरात होगा, या फिर केरला आता है तो हमको लगता है केरला होगा, बट नहीं, महाराष्ट्र टॉप है। नेक्स्ट वन देखो, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये मेनली ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत से फैक्ट मिलेंगे। ये सारे फैक्ट आप मेंस में एज ए वैल्यूडेशन यूज़ कर सकते हो। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है इस टाइम पे, कितने से कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो इस वक्त कितना है, 28.4% है। इसके बाद जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितना है अभी, तो 1.01 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जीपीआई हो गया, जीईआर हो गया, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट वन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में वीमेंस के लिए 33% रिजर्वेशन इंश्योर करना। कब इसको एनेक्ट किया गया है, सितंबर, ये शायद 29 है, इसको एक बार चेक कर लेना आप। सितंबर 29, 2023 को एनेक्ट किया गया था। और कई बार पूछ लेता है आपसे, जैसे इस बार यूपीएससी में पूछ लिया था कि कौन सी लोकसभा चल रही थी, तो 17th लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी की प्रोविजंस क्या है, 33% ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट रिजर्व फॉर वीमेन, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रिजर्वेशन कब तक रहेगा, तो नॉर्मली 15 साल तक। 15 साल के बाद फिर से इसको री इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि 33% रिजर्वेशन दिया गया है, डैट मीन्स कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। इसको याद रखना कि ये 106th अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, तो 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये 106th अमेंडमेंट एक्ट है, बट ये अमेंडमेंट बिल कौन सा है, तो 128वां, क्योंकि हर बिल ज़रूरी नहीं है कि पास हो जाए, तो 128वां बिल है ये। बट ये ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, तो 106th अमेंडमेंट एक्ट है। इसके बाद क्रिमिनल लॉज के लिए नया एक्ट बनाया गया है। आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, BNS। CRPC को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। IEA इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के भारतीय साक्ष्य बिल, एविडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं, तो भारतीय साक्ष्य बिल। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ना, IPC का, CRPC का और IEA का ना, इन तीनों का आप ईयर याद रखना। तो IPC कौन सी ईयर में आया था, 1860, देखो यहाँ लिखा नहीं है तो आप लिख लेना 1860। CRPC क्या था, तो 1973, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872। जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि कई बार ये मैच द कॉलम में पूछ लेता है, तो इन सब के ईयर्स आप याद रखना। और इसमें काफ़ी प्रोविजंस बदले गए, बहुत ही निटी-गिटीज़ में आपको नहीं जाना है, बस इतना आप जान लो, इतना इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कैपिटल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है मॉब लिंचिंग के लिए। तो हो सकता है कि आपसे पूछे कि जो नया क्रिमिनल लॉ है उसमें मॉब लिंचिंग के लिए कौन सी सज़ा है, तो कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट वन, पटना हाई कोर्ट ने जो बिहार गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि 65% कोटा देना, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ये 65 से वापस 50% हो गया। बस इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बिहार की स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो बस इतना याद रखो आप कि
किस स्टेट की हाई कोर्ट ने जो कोटा का सिस्टम है 65% कोटा उसको स्ट्राइक डाउन किया, तो बिहार के पटना हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। नेक्स्ट वन इज़ सुभद्रा स्कीम। ये सारी चीज़ें जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम कहाँ की है, तो उड़ीसा की है, ठीक है। क्या इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, टू एम्पावर वोमेन। बाकी ये उड़ीसा की स्कीम है ना, पैन इंडिया स्कीम नहीं है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये मेंस में आपकी वैल्यू एडिशन के लिए बहुत जगह यूज़ हो सकती है। GS2 में सोशल जस्टिस पढ़ते हो, GS1 में सोसाइटी पढ़ते हो, वहाँ पे आप इसको एज अ केस स्टडी लिख सकते हो। जैसे हम लोग कुदुम्बश्री स्कीम पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है सुभद्रा स्कीम। कुदुम्बश्री भी स्कीम याद रखना, कुदुम्बश्री KUDUMBASHREE, ये कहाँ की है, केरला की है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीश्योर स्कीम। किसने लॉन्च किया है, तो नाम से ही जाहिर है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। कब लॉन्च किया, तो 3 सितंबर को। ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीश्योर स्कीम जो है बेसिकली रूरल एंटरप्राइज और रूरल स्टार्टअप को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए, बेसिकली फंड करने के लिए। याद रखना कि जो एग्री के फील्ड में स्टार्टअप होते हैं, जो एंटरप्राइज होते हैं, उनको फंड करने के लिए एग्रीश्योर स्कीम लाया जा रहा है। और कितना इसके लिए फंडिंग दिया गया है, तो 750 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 250 करोड़ नाबार्ड देगा, और बाकी जो 250 करोड़ है वो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इन्वेस्टर, ये आपका मिलके हो गया 750 करोड़। यहाँ लिखा है देखो किसको सपोर्ट करेगा, एग्री टेक सॉल्यूशन एंड रूरल एंटरप्राइजेज, मतलब जो स्टार्टअप हैं, जो एग्री के फील्ड में कुछ इनोवेशन लाना चाहते हैं, उनको हेल्प करेगा। इसके साथ एक एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड को होल्ड किया गया था। विनर कौन है, तो ग्रीन सेपियो, ठीक है, बस नाम याद रखना कि ग्रीन सेपियो जो है वो एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड का विनर है। बाकी ये जो है वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि जल जीवन मिशन आया कब था, लॉन्च डेट कब है इसका, तो 15 अगस्त 2019 ये इसका लॉन्च डेट है। किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टैप वाटर कनेक्शन देना टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ये टारगेट डेट याद रखना, और यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन याद रखना। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ अचीवमेंट देख सकते हो। अगस्त 2024 तक 11.82 करोड़ हाउस होल्ड को कनेक्शन मिल गया है। डैट मीन्स कि 77.98 रूरल हाउस होल्ड जो है वो कनेक्ट हो गए हैं, कवर हो गए हैं इसके अंदर। अब तक टोटल 19 करोड़ जो टारगेट है, उसमें से 15.07 करोड़ जो हैं वो कवर हो गए हैं। बाकी स्कीम के फीचर्स हैं, टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन फॉर ऑल रूरल हाउस होल्ड। देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना कनेक्शन की बात कर रहा है, मतलब आपके घर पे नल का कनेक्शन पहुँच जाएगा, तो ये कनेक्शन की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ वन नेशन वन लोकेशन। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह ये वन नेशन वन लोकेशन है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको यूनिफाई कर दिया जाएगा, उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा। कौन कौन से हैं, जैसे रेलवे, रोडवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, रोपवेज़, इनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, ये प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नाम से ही जाहिर है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पायलट हब डेवलप किया जा रहा है। तो पहला पायलट हब जो है वो कटरा से तिरुपति डेवलप किया जा रहा है, और दूसरा पायलट हब जो है वो वाराणसी से नागपुर डेवलप किया जा रहा है। कौन मैनेज कर रहा है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, NHLM। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, NFIES। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखना। यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। इस स्कीम के टोटल 3 कंपोनेंट हैं। पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपस लेबॉर्ट्रीज ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन 28 स्टेट। सेकेंड वन इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, एंड थर्ड वन इज़ एनहेंसमेंट ऑफ दिल्ली कैंपस ऑफ NFSU। सो NFSU क्या है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसको 28 स्टेट में खोला जाएगा और UT में खोला जाएगा। बाकी जो दिल्ली में है ना, उसको एनहेंस किया जाएगा ना। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और पहले इसको क्या कहते थे, तो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहा जाता था। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, और इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI का जो है टैग मिला हुआ है, INI का स्टेटस मिला हुआ है। गुजरात में ये कहाँ पे है, तो गांधीनगर में है। 2009 में लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात में। अब इसके और जगह भी कैंपस हैं, एक कैंपस तो दिल्ली में है, इसको और एनहेंस किया जाएगा। इसके अलावा और भी जगह कैंपस के खोले जाएंगे।
नेक्स्ट वन, जीआई टैग टू मजूली मास्क एंड अदर्स। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को जीआई टैग मिला हुआ है। किसको मिला है? पहला तो मजूली मास्क। मजूली क्या है ना, मजूली एक आइलैंड है। कहाँ पे है? तो आसाम में, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। तो मजूली मास्क को जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा क्या है? मजूली मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद जो ये मास्क है ना, इसको पहन के जो न्यू वेस्टाइड ट्रेडिशन के लोग हैं वो संकीर्तन करते हैं, इसीलिए ये मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्या है? मजूली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग। किससे बनाई जाती है ये? तो सांची ट्री है, इसको अगर ट्री भी कहा जाता है, उसके बार्क से बनाया जाता है। यहाँ पे देखो आप, ये जो है ना, ये सारे मजूली मास्क हैं। नेक्स्ट वन इज़ पीएम जनमन। देखो जो भी स्कीम्स होते हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहला, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किसने लॉन्च किया। दूसरा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। एंड थर्ड वन इज़ कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट डेट उससे अटैच्ड है तो वो देख लो। नाउ पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नाउ जनजाति आदिवासी का नाम आ रहा है, डैट मीन्स कि ये ट्राइबल से रिलेटेड कोई स्कीम है। क्या स्कीम है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीवीटीजीज़। पीवीटीजीज़ का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और लास्टली किसके अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि इंडिया में टोटल कितने पीवीटीजीज़ ग्रुप हैं? तो टोटल 75 हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। नेक्स्ट वन इज़ समृद्ध प्रोग्राम। किससे रिलेटेड है ये? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्सेलरेट एंड सपोर्ट 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप ओवर 4 ईयर्स। मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो स्टार्टअप उनको सपोर्ट करने के लिए समृद्ध प्रोग्राम है। किसके अंदर आता है? तो माइटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था। यह स्कीम पुराना है, 2024 में इसका सेकेंड कोहर्ट लॉन्च किया गया है। आप ये कह सकते हो कि सेकेंड फेज़ लॉन्च किया गया है 2024 में। ना बाकी यहाँ वही सारे फीचर्स हैं, फंडिंग करना, इन्वेस्टर कनेक्शन प्रोवाइड करना, ग्लोबल एक्सपेंशन में हेल्प करना एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो वही बेसिक किसी स्कीम के जो फीचर रहते हैं ना, वही है। नेक्स्ट वन इज़ शिल्प दीदी महोत्सव। ये महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एंड किससे रिलेटेड है? नाम देखो यहाँ पे शिल्प है, डैट मीन्स की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एम्पावर फीमेल आर्टिसंस फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो जो महिला शिल्पकार हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया गया था। नाउ लखपति दीदी सम्मेलन जलगांव महाराष्ट्र, किसने होस्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑनर एंड एम्पावर वुमेन हु हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ना यहाँ पे देखो लखपति दीदी किसको बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर विथ एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख और मोर। वो फीमेल एसएचजी के मेंबर जिनका एनुअल इनकम जो है, जिनका साल का जो अर्निंग है 1 लाख से ऊपर होता है, उनको हम लोग लखपति दीदी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ धर्मा धमा कॉन्फ्रेंस। कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। और इसका थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धमा। ये थीम याद रख लेना आप। चीफ गेस्ट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, ये चीफ गेस्ट थे। नाउ जो की हाईलाइट है, नॉर्मली हिंदूज़ और बुद्धिज़्म के बीच का जो क्रॉस पॉलिनेशन है, आइडिया शेयरिंग है, सारी वही चीज़ हुई थी। कल्चर को प्रमोट करना, हार्मनी को प्रमोट करना। एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना आप कि लखपति दीदी जो है ना, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कब अनाउंस किया था, कब लॉन्च किया था? तो 15 अगस्त 2023 को इसको अनाउंस किया था। ये याद रखना, लखपति दीदी। नेक्स्ट वन, 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। नाउ 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग किसकी है ये? तो नीति आयोग की है। नीति आयोग को कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। कौन कौन पार्टिसिपेंट है? नीति आयोग आपने पढ़ा होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंटिंग 20 स्टेट एंड 6 यूटी। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, जैसे एक ये इंपॉर्टेंट है, गोल क्या है? इंडिया टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2047 विथ जीडीपी टारगेट ऑफ 30 ट्रिलियन। तो ये 3 फैक्ट याद रखना आप कि 2047 तक 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनने का टारगेट है और जीडीपी कितना हो जाएगा? टारगेट कितना है? तो $30 बिलियन। ये 3 फैक्ट पूछे जा सकते हैं। यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप थोड़ा गवर्निंग काउंसिल के बारे में जान लो। तो बेसिकली नीति आयोग आपको पता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है। कौन कौन से मेंबर इस काउंसिल में हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट पीएम ऑफ इंडिया, इसके बाद
चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर। इसके बाद एलजी ऑफ अदर यूटी, कौन सी यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। फोर्थ वन इज़ नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो। फिफ्थ वन इज़ 5 फुल टाइम मेंबर, 5 फुल टाइम नीति आयोग के मेंबर। एंड सिक्स्थ वन इज़ स्पेशल इन्वाइटी, कुछ लोग को स्पेशल इन्वाइट किया जा सकता है। तो ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं जो मीटिंग अटेंड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, रीसेट, रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ये हो गया रीसेट प्रोग्राम। तो नाम से जाहिर है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। दूसरी चीज़ हमको क्या देखनी है? पहला हमने देख लिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दूसरा देखना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू एम्पावर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्समैन रिटायर हो गए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। बेसिकली जो स्पोर्ट्समैन अभी फील्ड पे नहीं है उनके टैलेंट को, उनके विजन को टैप करना। इसके लिए कौन सी इंस्टीट्यूट काम कर रही है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया गया है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन, संपूर्णता अभियान कैंपेन। पहली चीज़, इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर। तो टोटल 12 सोशल सेक्टर इंडिकेटर हैं, उनको 100% अचीव करना। कहाँ पे? जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे इन 12 इंडिकेटर को अचीव करना 100%। और ये इंडिकेटर्स किससे रिलेटेड हैं? हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड 12 इंडिकेटर है जिनको अचीव करना है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में। टाइम पीरियड कितना इस कैंपेन का? तो 3 महीना है, 4 जुलाई से 30 सितंबर था। बाकी ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वन, चंद्रयान 3। अब देखो बहुत लोग ना चंद्रयान में बहुत चीज़ें पढ़ने लगते हैं, बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट याद करने लगते हैं। इतना डीप आपको नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बेसिक जीके हैं, आपको सिर्फ उतना देखना है। पेलोड का नाम क्या था, पेलोड किस काम आता है, इतना डीप आपको जाके नहीं पूछता है ना। यहाँ देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, इनको लॉन्च किया गया था 2018 में। ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है 500, इनको लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। तो ये ध्यान रखना कि एस्पिरेशनल ब्लॉक अलग है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अलग है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 कब इसको लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 में डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्च डेट याद करो। जुलाई 14, 2023 को लॉन्च किया गया था। लैंड कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। कहाँ लैंड हुआ था? साउथ पोल ऑफ मून, ये याद रखना। ये कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट साउथ पोल। इसके बाद इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा, कहाँ पे है ये? तो आंध्र प्रदेश। ये जगह का नाम याद रखना, SHK आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जब भी हमको सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो हम यहीं से लॉन्च करते हैं, और जब भी हमको मिसाइल लॉन्च करना है तो व्हीलर आइलैंड, जिसको हम लोग अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से लॉन्च करते हैं। एक दो फैक्ट आप यहाँ पे और याद करो। जिस दिन ये लैंड किया था, मतलब 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, इस दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। नेशनल स्पेस डे हम लोग अनाउंस किए हैं, किस दिन मनाएंगे? तो 23 अगस्त को मनाएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वन, जो लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 का, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? तो शिव शक्ति। चंद्रयान 3 के साइट को हम लोगों ने शिव शक्ति कहा है, और चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग साइट था उसको हमने कहा है तिरंगा पॉइंट। दो चीज़ आप और देख लो, जो लैंडर है उसका नाम क्या है? विक्रम है। जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। बजट कितना था? 615 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बजट में इसरो ने अचीव किया, तो ये बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन हाईलाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पहले ऐसी कंट्री बन गई है जो मून के साउथ पोल पे लैंड की है। बाकी ये सब APXS, LIBS ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैवल फॉर लाइफ एंड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023। ना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 27 सितंबर 2023 को ट्रैवल फॉर लाइफ ऑर्गेनाइज़ किया था, लॉन्च किया था। याद रखना आप ये कि 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, क्या होता है? वर्ल्ड टूरिज़्म डे। ये डे याद रखना, कई बार पूछ लेता है। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो है वो 27 सितंबर को आता है। इसके बाद जो ट्रैवल फॉर लाइफ है, ये एक सब प्रोग्राम है, एक सेक्टोरल प्रोग्राम है। किस प्रोग्राम का पार्ट है?
तो पार्ट ऑफ मिशन लाइफ। तो एक मिशन लाइफ प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का, टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए मिशन लाइफ एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आता है ट्रैवल फॉर लाइफ। नाउ जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसके लिए बेस्ट टूरिज़्म विलेज अवार्ड किसको किसको मिला है, जो विनर है, कौन कौन से विनर है, सिर्फ आप विनर का नाम याद रखो। गोल्ड किसको मिला है, तो दवार जम्मू कश्मीर और सरमोली उत्तराखंड। सिल्वर ब्रॉन्ज छोड़ो, सिर्फ गोल्ड देखना। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। नाउ RRTS क्या होता है, इट्स अ रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर रिलायंस थोड़ा कम करने के लिए, उस पर थोड़ा बर्डन कम करने के लिए RRTS सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है, डेवलप किया जाता है। सो इंडिया का पहला RRTS सिस्टम किसके किसके बीच है, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर। किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया है, तो मोदी जी ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया था, 20 अक्टूबर 2023 को। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना आप। बाकी ये कॉरिडोर कितना लंबा है, तो 17 किलोमीटर। यहाँ पे आपको सेमी स्पीड, हाई स्पीड, नमो भारत सभी टाइप की ट्रेन मिलेंगी। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद होयशाला टेम्पल्स, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया था, तो सितंबर 2023 को। नाउ ये ना पूरा कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, 3-4 टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है। जैसे चीनाकेश्वर टेम्पल, होयशालेश्वर टेम्पल और केशवा टेम्पल, ये 3 टेम्पल है, इनको मिला के ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। इसके पहले जो 41st था वो कौन था, तो वो शांति निकेतन था, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, कर्नाटका में। ये 3 टेम्पल का नाम याद रखना। बाकी ये सारे फैक्ट्स बेसिकली मेंस के लिए सही हैं। क्या इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, कैसा आर्किटेक्चर है, देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल है और नागरा स्टाइल है। नागरा स्टाइल वो होता है जो नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है, और द्रविडियन स्टाइल वो होता है जो साउथ इंडिया में फॉलो होता है ना। यहाँ तक मैंने जो आपका नेशनल करंट अफेयर था उसको काफ़ी होलिस्टिक तरीके से पढ़ा दिया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स थे, जो आपको याद करना है, जो आपको रिवाइज करना है, जो आपको बेसिकली एक्टिव लर्न करना है, मैंने उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, उन सारे पॉइंट्स को बताया है। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे तो उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना जो मैंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, इसका सेकंड पार्ट है ये। यहाँ पे आपका नेशनल करंट अफेयर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो इंडिसेस का आता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस, रैंकिंग, मिसलिनियस टॉपिक्स एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स। इसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और जो इस पार्ट का PDF है ऑलरेडी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पहले उस PDF को डाउनलोड करना और उस PDF के साथ इस लेक्चर को पढ़ना। ऑल राइट, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एंड कोई और भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।